एपिसोड 15 डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम पात जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अब कौन आ गया? क्या? विकास राव ने जल्दी पैसे ब्रीफकेस में भरे और उसे बेड के नीचे सरका दिया, और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर विकास राव के होश उड़ गए। सर, आप? सामने दरवाजे पर अभिनव खड़ा था। इंस्पेक्टर विकास राव ने जल्दी से सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर। आइए, अंदर आइए। विकास राव और श्रीमन मिलने वाले हैं। ये प्लान अभिनव का ही था, जो सीबीआई का एसपी था और अंडरकवर रहकर श्रीमन के पीछे काफी समय से लगा हुआ था। यहाँ तक कि श्रीमन का विश्वास जीतने के लिए उसने अपने गरीब होने और माँ के बीमार होने की कहानी भी गढ़ ली थी। अभिनव उस समय हैरान रह गया था जब श्रीमन ने कृष्णा से शादी के बाद उसे अपनी घिनौनी साजिश में मोहरा बनाया था। लेकिन यह अभिनव की चालाकी भरी चाल थी कि अब मोहरा खुद श्रीमन बन चुका था। श्रीमन को लग रहा था कि वह प्लान मेकर है, जबकि वह जो कर रहा था वह सब कुछ एसपी अभिनव के प्लान के अनुसार था। कृष्णा को वहां से निकालने की योजना भी अभिनव ने ही बनाई थी। श्रीमन तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके साथ क्या हुआ। इधर अभिनव ने इंस्पेक्टर विकास राव को श्रीमन के पीछे लगा दिया। असली बात तो विकास राव भी नहीं जानता था, लेकिन श्रीमन की दौलत देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई थीं। इसलिए विकास राव ने अलग ही खिचड़ी पका ली थी। वह एक नंबर का करप्ट और लालची पुलिस वाला था। उसने तय किया कि उसे अभिनव का ऑर्डर तो मानना ही था, पर वह अपनी भी जेब गर्म करता रहेगा। ये और बात है कि जहां विकास राव सोचना खत्म करता था, अभिनव वहां से सोचना शुरू करता था। इसलिए उसने श्रीमन के घर से आने के बाद विकास राव पर खुद नज़र बनाए रखी। वह चाहता तो दोनों को रंगे हाथ भी पकड़ सकता था, लेकिन अभी वक्त नहीं आया था कि वह श्रीमन के सामने आ जाए। वह एक बड़े मिशन पर लगा था, जिसके लिए उसे अभी सावधानी से काम लेना था। काम हो गया? अभिनव ने अंदर आते हुए पूछा। जी हाँ सर, काम हो गया। मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझे करने को कहा था। दाना डाल दिया है, चिड़िया फंस चुकी है। स्मार्ट बनते हुए विकास राव ने बड़े स्टाइल से अभिनव को बताया। उसने कुछ और बताया? नहीं, अभी नहीं सर। आपने कहा था न ज्यादा पूछताछ करने पर उसे शक हो जाएगा। श्रीमन अब मेरी मुट्ठी में है। अब वो वही करेगा जो हम कहेंगे, और उसके भी सारे राज मैं जानता रहूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। बस आप देखते जाइए कि मैं क्या करता हूं। कुटिल हंसी हंसते हुए विकास राव ने कहा। लेकिन अभिनव उस समय गंभीरता से कुछ और ही सोच रहा था। वह समझ रहा था विकास राव क्या गेम प्ले कर रहा है, लेकिन इस समय विकास राव को ढील देना जरूरी था ताकि श्रीमन को पकड़ने के लिए मजबूत जाल बुना जा सके। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कहते हुए अभिनव ने एक गहरी नज़र कमरे में चारों ओर डाली और तेजी से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट से नीचे आकर अभिनव ने होटल के रिसेप्शन पर होटल के मैनेजर को कुछ जरूरी निर्देश दिए और होटल से बाहर आकर वह किसी को कॉल करने लगा। यस सर। जी सर, बोलकर उसने फ़ोन बंद किया। जेब से निकालकर गॉगल्स लगाए और चारों ओर सतर्कता से देखते हुए वह तेज कदमों से सड़क पार कुछ दूर पर खड़ी अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। इधर कृष्णा के घर पर
सुधीर जी ने वापस आकर जब अपने साथ घटी घटना की जानकारी पत्नी और बेटे वैदिक को दी तो वैदिक एकदम से भड़क गया और बोला, कम ऑन पापा, एक अनजान आदमी कुछ कहता है और आप मान लेते हैं। नो पापा, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जरूर इसमें भी श्रीमन या रायजादा खानदान की कोई चाल है। लेकिन बेटा, मंदिर में कोई झूठ क्यों बोलेगा? सुधीर जी का मन बेटी की सलामती की बात को नकार नहीं पा रहा था। माँ शारदा की भी यही मनःस्थिति थी। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। भगवान के सामने कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? किस दुनिया में रहती हो माँ? ये कलयुग है, सतयुग नहीं। ऐसे झूठे और मक्कार लोगों से ही दुनिया भरी पड़ी है। मैं किसी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकता। 2 दिन के अंदर अपनी बहू को कौन गायब करवा देता है माँ? आप और पापा ऐसे बुरे लोगों पर भरोसा कैसे कर सकते हो कि वे आगे भी कोई चाल नहीं चल रहे? लेकिन बेटा, इसके अलावा हमारे पास बचा भी क्या है? बच्ची तो हमारी खो ही चुकी है, बस एक ईश्वर पर भरोसे की डोर है। उसे भी छोड़ देंगे तो किसके भरोसे जिंदा रहेंगे हम? कहकर शारदा जी रोते हुए घर के मंदिर के सामने जा खड़ी हुईं। लेकिन माँ, अगर दीदी सकुशल है तो क्या हमें एक कॉल भी नहीं करती? क्या ये संभव है? इतना कह वैदिक लंगड़ाते हुए घर से बाहर जाने लगा। अब तुम कहाँ चले बेटा? अभी पैर ठीक नहीं हुआ है तुम्हारा। इसे आराम नहीं दोगे तो परेशानी हो जाएगी। सुधीर जी ने वैदिक को रोकते हुए कहा। इससे बड़ी परेशानी दुनिया में कौन सी होगी पापा कि आज 10 दिन हो गए पर मेरी बहन का कोई अता पता नहीं दीदी किस हाल में है। मैं हाथ पर हाथ रखे भी तो नहीं बैठ सकता, कहकर वैदिक बाहर चला गया। उसके जाने के बाद उसके माँ पापा दोनों चिंता में डूबे उसकी ही बातें करने लगे। कैसे समझाएं इस लड़के को? एक बार हमला हो चुका है पर आज फिर बाहर निकल गया। इसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? पत्नी की बातें सुनकर सुधीर जी भी विवशता से हाथ मलने लगे। सच कह रही हो तुम, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है कि इसे कहीं कुछ न हो जाए। एक चिंता और भी है मुझे। हमारा दुख बहुत बड़ा है लेकिन अब व्यवहारिक होकर भी सोचना पड़ेगा। आखिर जिंदा तो रहना है हमें। बेटी की शादी में सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी। बाकी बचा पैसा भी सब खत्म होता जा रहा है। मेरी नौकरी भी चली गई। अब मुझे इस बारे में भी सोचना होगा कि कहीं भूखे मरने की नौबत न आ जाए। ईश्वर इतना क्रूर नहीं हो सकता। कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा जी, बस वैदिक को समझाते रहिए। कहीं उन बड़े लोगों से लड़ाई में हम बेटे से हाथ न धो बैठें। उसका तो पूरा जीवन पड़ा है अभी। वह गुस्से में पागल हो गया है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा को भी कुछ नहीं होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि माता रानी उसे कुछ नहीं होने देंगी। एक दिन हमारी बेटी हमारे पास जरूर लौटेगी। मामला ठंडा पड़ जाए तो कॉल भी करेगी। आप ठीक कह रहे हो जी। मेरा भी मन कह रहा है हमारी कृष्णा को कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं जरा मेहरा साहब से बात करता हूँ। शायद वर्क फ्रॉम होम का जुगाड़ हो जाए तो दाल रोटी की चिंता दूर हो जाएगी। ये कहकर सुधीर जी अपने फ़ोन में कुछ पुराने फ़ोन नंबर्स तलाशने लगे। श्रीमन के घर से निकलने के बाद सीबीआई एसपी अभिनव खन्ना ने अपने रहने और काम करने के लिए एक गुप्त ठिकाना बना लिया था। निर्जन जगह पर एक छोटा सा टूटा फूटा गैराज था जिसके सामने के हिस्से में गाड़ियों का एक वर्क स्टेशन था और पिछले हिस्से में छुपा हुआ एक बढ़िया सा कमरा था, जिसका सामने का हिस्सा गराज में रखे गाड़ियों के कबाड़ से ढका हुआ था और पीछे का घने पेड़ों से छुपा हुआ था। कोई भी व्यक्ति उस टूटे फूटे गराज के साथ लगे इस कमरे की कल्पना भी ना कर सकता था।
अभिनव अपने कमरे में बैठा हुआ एक फाइल पढ़ते हुए कुछ जरूरी नोट्स डायरी में लिख रहा था। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी और खुद को काले नकाब में छुपाए एक व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर ले धीरे धीरे गैराज की तरफ बढ़ने लगा।